नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश चौधरी आपके लिए लाया हूं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्व पेपर। दोस्तों आज हम जो दिसंबर 2019 में पेपर हुए थे, 5 पेपर हुए थे, वो आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये पेपर हुआ था 2 दिसंबर 2019 को हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके अलावा और अन्य 4 पेपर हुए थे, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5, 6 सारे सॉल्व करते हैं। आओ शुरू करते हैं। यदि ए बी के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो बी से और बी सी के व्युत्क्रमानुपाती है। दोस्तों ए बी के हैं और बी सी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दोस्तों क्या होगा? ए सी के व्युत्क्रमानुपाती होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये दोस्तों ए सी के, देखो ए आ गया और सी आ गया, तो व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा अनुक्रमानुपाती होगा। तो ए सी के अनुक्रमानुपाती है और ये सारे गलत है दोस्तों। अगला सवाल है, किसी संस्थान में सकारात्मक अधिगम परिवेश से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें। तो दोस्तों कोई भी संस्थान है उसमें सकारात्मक अधिगम परिवेश से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनकी पहचान करनी है। तो दोस्तों कौन कौन से कारक हैं? शिक्षक किस परिणाम तक स्पष्ट प्रस्तुति करते हैं? ये गलत है दोस्तों। सकारात्मक अधिगम परिवेश कक्षा और संस्थान के अंदर साझा और खुली चर्चा के अवसर, ये दोस्तों सकारात्मक अधिगम है। और छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने में शिक्षकों की महारत, ये दोस्तों को ज़रूरी नहीं है महारत हासिल हो। और संस्थान या कक्षा के लिए सकारात्मक सुदृढ़कर्ताओं का बार बार उपयोग, ये सही है दोस्तों। और शिक्षक की उपलब्धता और उसका मार्गदर्शन, ये गलत है। तो 2 और 4 सही है दोस्तों। सकारात्मक अधिगम परिवेश में 2 और 4 आएगा। कक्षा और संस्थान के अंदर साझा और खुली चर्चा के अवसर, और संस्थान या कक्षा के लिए सकारात्मक सुदृढ़कर्ताओं का बार बार उपयोग। देख लो दोस्तों। उसके बाद अगला है, एक शिक्षक अपने छात्र से कहता है कि जब आप इसे सीखेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। तो ये संचार व्यवस्था क्या सुझाव देती है? दोस्तों एक शिक्षक अपने स्टूडेंट से कहता है जब आप इसे सीखेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। तो ये संचार व्यवस्था क्या सुझाव देती है? तो दोस्तों सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का दे रही है, सुझाव दे रही है। तो दोस्तों देखो, पॉजिटिव तो कह रहा है कि आप सीखेंगे तभी तो आप प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। इसे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कहते हैं। अगला है, यदि सॉल्यूशन को R5 KTSH 5 पीएम लिखा जाता है, 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, तो क्रोम क्या लिखा जाएगा? CRO, O को लिखा है इन्होंने, 5 लिखा है। देखो 3 नंबर 5 आएगा। और M है नहीं, C। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, चलते हैं नीचे। तो दोस्तों इसने सॉल्यूशन को लिखा है, -1 किया है तो R आ गया, O का 5 लिखा है, L में -1 किया, K किया, U में A कम कर दिया, T, ST HI, O का 5 NM। तो सब में 1 माइनस किया है और O का 5 लिखा है। तो आप भी 1 माइनस कर लें। C का 1 माइनस करेंगे तो B आ जाएगा, R का Q, O का 5, M का L और इसका D आ जाएगा, E का D है। तो दोस्तों अपना C सही होगा। B Q 5 LD क्रोम का। अगला है दोस्तों, 2000 रुपये की एक राशि 9 महीनों में 180 रुपये साधारण ब्याज प्रदान करती है। एक 2000 रुपये की राशि है जो 9 महीने में क्या करती है, जो 9 महीने इसका समय है और 180 रुपये इसका ब्याज है। तो वार्षिक दर निकालनी है दोस्तों। तो वार्षिक दर कितनी होगी, उसका सूत्र है PTR। सॉल्व करके देखते हैं। तो प्रिंसिपल दोस्तों 2000 रुपये है और ऐसा ही है 180, और टाइम 9 मंथ को आप 9/12 करेंगे तो 3/4 होगा दोस्तों।
फिर अपन SI 180 रुपये, PTR प्रिंसिपल 2000 रुपये हैं, और R हमें दिया हुआ नहीं है तो X कर लेंगे, और T 3/4 के 3 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा, और बट्टे 100। फिर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 180 आ गए इधर, और इसको सॉल्व किया है तो 100, 2 0 से 2 0 गए, और 4 पंजे 30, तो 15x हो गया। 180 बराबर 15x। अब दोस्तों x को 180 में 15 का भाग दिया तो 12 आएगा, x बराबर 12%। तो एनुअल रेट आ जाएगी इंटरेस्ट की 12% है। उसके बाद में है दो संख्याओं के बीच अनुपात है 3:7 का है। जैसे एक संख्या 30 है, दूसरी 70 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वो संख्याएं क्या हैं दोस्तों? आप ऑप्शन से कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे पहले से शुरू करते हैं, 12 28। तो 12 और 28 कैसे हुआ है? दोनों में 8, 12 में से 8 घटाओ 4, 28 में से 8 घटाओ 20, 4 पंजे 20, सॉरी 12 है, 12 में से 8 जोड़ो 20 हो गए, 28 में से 20 जोड़ो, सॉरी 8 जोड़ो, 28 8 34 36 मिनट सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है। लेट्स द रेशियो बी, रेशियो x रखना है आपको। सो द नंबर्स आर 3x और 7x, अनुपात 3:7 है। 3x और 7x कर दिया। नाउ 3x बटे 7x ये बटे में कर दो, और 8 जोड़ दो दोनों में, तो कितना आएगा? 5:9 आएगा। तो आप इस तरह एक समीकरण बना लो, 3x + 8 बटे 7x + 8 बराबर 5/9। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों ये वज्र गुणा करेंगे इसका। तो वज्र गुणा करके देख लिया आप, 9 3 27, 27x + 9 8 72 + 72 आ गया, फिर बराबर हो गया। फिर इसको वज्र गुणा करो आप, 7 पंजे 35x + 40। फिर दोस्तों x और x साथ आ जाएंगे, 35x प्लस में ऊपर आएगा, 35x - 27x बराबर 72 - 40, ये प्लस माइनस में हो जाएगा। तो 8x बराबर 32, x बराबर 4। तो दोस्तों देन टू नंबर्स विल बी 12 और 28। x में 4 आ रहा दोस्तों, 4x आप जोड़ लो, कितना ये हमारा 5 और 9 हुआ था। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा, 3 चौक 12 और 7 चौक 28। अब हमारे को ये दोस्तों दिए हुए, इनको मिलाना आपस में, मूल्यांकन करना है। इसको हम किस प्रकार करेंगे सॉल्व? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ये रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है दोस्तों? सुधार के लिए अवसरों की पहचान करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? सुधारों के लिए अवसरों की पहचान करते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं? योगात्मक मूल्यांकन के अंदर दोस्तों हम आदिगम मानकों पर फैसला करते हैं, और मानक संदर्भित परीक्षण होते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें होता है विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर, उसमें होता है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का दूसरों के साथ प्रदर्शन करते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का दूसरों के साथ प्रदर्शन करते हैं। अगला है निकष संदर्भित परीक्षण। उसमें आएगा महारत के मानकों को दर्शाते हैं। जो निकष संदर्भित परीक्षण होता है, निकष संदर्भित परीक्षण में क्या होता है? महारत के मानकों को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह आपने सॉल्व कर लिया। रचनात्मक मूल्यांकन, सुधार के लिए अवसरों की पहचान, योगात्मक मूल्यांकन, सुधारों के लिए अवसरों की पहचान। तो इस तरह दोस्तों आपको सॉल्व करा दिया। अगला है शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद
पक्ष की प्रक्रिया से संबंधित है। दोस्तों जो शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र है उसके अनुसार आपको पक्ष की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा है, प्रमुख पद नहीं है, अपरिभाषित नहीं है, लघु पद है दोस्तों। तो ये लघु पद होता है दोस्तों पक्ष, छोटा। शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र में पक्ष को लघु पद कहा गया है। अगला है, एक शोध लेख में संदर्भ प्रारूप और शैलियों का अनुपयुक्त तरीके से पालन किया गया है और ये एक उदाहरण है। तो दोस्तों एक शोध लेख है, कोई भी शोध लेख है, उसमें क्या है कि संदर्भ प्रारूप और जो शैली है उसका अनुपयुक्त तरीके से पालन किया गया है। तो ये किसका उदाहरण है, शोधकर्ता की ओर से तकनीकी त्रुटि। तो दोस्तों एक टेक्निकल मिस्टेक है शोध करने वाले की ओर से। अनैतिक अभ्यास भी नहीं है, अभ्यास सही किया उसने, असमर्थता भी नहीं है दोस्तों, प्रतिबद्धता तो है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, तकनीकी खामी है दोस्तों। एक शोध समस्या में लड़कों और लड़कियों की उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में शैक्षिक उपलब्धियों पर शिक्षण विधियों के प्रभाव का अध्ययन निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र चर के रूप में नामित किया जा सकता है। तो दोस्तों स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षण विधियों को नामित करेंगे हम। शिक्षण विद्या क्या, एक शोध समस्या है, कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है, उसमें लड़के और लड़कियों की उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में शैक्षिक उपलब्धियों पर शिक्षण विधियों के प्रभाव का अध्ययन किसे स्वतंत्र चर के रूप में नामित करेंगे, तो शिक्षण विधियों को दोस्तों। अगला है, दूरस्थ शिक्षा माध्यम में अनुदेशात्मक संचार है। तो संरचित और संवादात्मक संचार होता है, एक संरचित होता है और संवादात्मक संचार होता है। दूरस्थ शिक्षा माध्यम में अनुदेशात्मक संचार है। अगला है दोस्तों, संचार में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सभी मानवीय व्यवहार शामिल नहीं है और संचार में सभी 5 इंद्रियों का उपयोग होता है। ये 2 तरह के कथन है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर संचार में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सभी मानवीय व्यवहार शामिल होते हैं दोस्तों, इसने कहा नहीं लिखा है तो होते हैं। और संचार में कम्युनिकेशन में सारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, जीभ, त्वचा, नाक, ये सारों का दोस्तों मेल होता है, इसका 5 इंद्रियों का योग होता है। तो दोस्तों ये गलत है और आर सही है। अगला इसने पूछा है, इसमें श्रृंखला एक्स का पता करना है हमारे को। तीन, 8, 18, 38। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, किस प्रकार होगा ये। 3 और 8 में 5 का अंतर है, फिर 8 से 18 आया, 10 का अंतर आ गया, और 18 और 38 में 20 का अंतर आ गया। तो प्रत्येक में अंतर बढ़ रहा है, पहले 5 का, फिर 10 का, 20 का, 40 का अंतर आएगा, तो 78 आएगा। तो 78 सही है दोस्तों, ये सही है। 5 बढ़े हैं, 10 बढ़े हैं, फिर से 20 बढ़े, अब 40 बढ़ेंगे, 40 और 38 78 होते हैं। अगला है, जब एक शोध अध्ययन में प्राप्त परिणाम नमूने अध्ययन के संदर्भ के बाहर से बड़े समूह को विस्तारित किया जा सकता है, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे दोस्तों बाह्य वेधता कहेंगे। क्या कहेंगे, बाह्य वेधता। बाह्य वेधता क्या होती है कि जब कोई एक शोध अध्ययन है, उसमें जो प्राप्त परिणाम है उसके नमूने अध्ययन के संदर्भ के बाहर से बड़े समूह को विस्तारित करते हैं, तो इसे बाह्य वेधता कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विस्तारित बाह्य होता है दोस्तों। अपने को एक शब्द पकड़ना है। अगला है, विश्वविद्यालय के एक विभाग ने शिक्षकों के अध्ययन के दृष्टिकोण, मूल्यों, पूर्वाग्रहों की योजना बनाई है और छात्रों को उनके समायोजन पैटर्न को प्रकट करने के लिए नज़र रखने के साथ जांच करनी है, और इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों कौन सी शोध विधि है,
जो यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट ने शिक्षकों के अध्ययन के दृष्टिकोण, मूल्य पूर्वाग्रह की योजना है और छात्रों को उनके समायोजन पैटर्न को प्रकट करने के लिए नज़र रखने की जांच करनी है। तो प्रायोगिक विधि प्रैक्टिकल होगा नहीं, व्यक्तिगत अध्ययन सही है, वर्णनात्मक नहीं है, और मानव जाति विज्ञान संबंधी विधि करेंगे और ऐतिहासिक विधि गलत है। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि और मानव जाति विज्ञान संबंधी विधि का इसमें प्रयोग करेंगे। अगला है दोस्तों उत्तम कक्षा संचार की गति में शामिल है। जो उत्तम कक्षा संचार है उसकी गति में शामिल कौन है? उसमें प्रेरणा शामिल है, व्यवस्थित होना शामिल है और लैंगिक विचार शामिल है। जो उन्नत कक्षा संचार की गति की है उसमें शामिल 3 चीज़ें, उदासीनता नहीं आएगा बिल्कुल, प्रेरणा आएगी, व्यवस्थित आएगा, विशिष्टता को ज़रूरी नहीं दोस्तों, लैंगिक विचार भी हम शामिल कर लेंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विशिष्टता नहीं करना है। कक्षा संचार में कोई विशिष्टता की ज़रूरत नहीं होती है, लैंगिक विचार जरूर पड़ती है उसको। अगला है चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। जो चिंतन स्तर है उस पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों वो हैं छात्रों द्वारा समस्याओं और उनके समाधानों का पता लगाने और उन्हें समझाने में मदद करना। तो क्या है चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं? छात्र द्वारा जो समस्याएं पैदा होती है और उनके समाधान का पता लगाने और उन्हें समझाने में मदद करना, ये संबंधित है। अगला है सविकल्प यानी निश्चित और निर्विकल्प अनिश्चित के बीच अंतर निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संबंध में बनाया जाता है? तो निश्चित और अनिश्चित के बीच का अंतर है वो दोस्तों प्रत्यक्ष या अभिज्ञता से संबंधित है। सविकल्प यानी निश्चित और निर्विकल्प अनिश्चित के जो बीच का अंतर है वो किस प्रमाण से संबंधित है? प्रत्यक्ष से संबंधित है। अगला है छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जो उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं, अतिशयोक्ति पर जोर नहीं देना है दोस्तों स्टूडेंट और टीचर को, और विशेषण का स्वतंत्र उपयोग भी नहीं करना है, स्पष्टता रखनी है बिल्कुल, संक्षिप्तता भी रखनी है और परिशुद्धता है। ये CDE तीनों आएंगे। मिश्रित वाक्य की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों क्या सही होगा? तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक श्रेणीबद्ध प्रतिज्ञप्ति की विशेषता को दर्शाता है जो इस बात से निर्धारित होता है क्या प्रतिज्ञप्ति कक्षा समावेश की पुष्टि करती है या नहीं? तो दोस्तों उसमें क्या आएगा? गुणवत्ता आएगा। तो गुणवत्ता है प्रत्येक श्रेणीबद्ध प्रतिज्ञप्ति की विशेषता को दर्शाता है और इस बात से निर्धारित होता है कि क्या प्रतिज्ञप्ति कक्षा समावेश की पुष्टि करती है या नहीं। तो गुणवत्ता दोस्तों, गुणवत्ता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। परिमाण, वितरण और तुलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगला है एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विधि है? तो दोस्तों ये कोई प्रभावी शिक्षक बनना हमारे को तो कौन सी प्रमुख शिक्षण पद्धति है? तो प्रभावी शिक्षक के लिए अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना जरूरी होता है। शिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणियाँ जरूरी नहीं है। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या प्रक्रिया पर आधारित पूछे गए प्रश्न ये भी जरूरी नहीं है। छात्रों के विचार योगदान ये भी जरूरी नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना सबसे प्रभावी है। और अगला है दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक जांच को सही ढंग से दर्शाता है? तो वैज्ञानिक जांच को सिद्धांत निर्माण, परिणाम निकालना, परीक्षण, पर्यवेक्षण और परिकल्पना, ये सारे चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक जांच को सही ढंग से दर्शाएंगे। सिद्धांत निर्माण, परिणाम निकालना और परीक्षण, पर्यवेक्षण, परिकल्पना, ये ध्यान रखना। पहले सिद्धांत निर्माण होगा, फिर परिणाम निकालो, फिर परीक्षण, फिर पर्यवेक्षण, फिर परिकल्पना। सॉरी दोस्तों मैंने मिस्टेक से बता दिया, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। पहले पर्यवेक्षण आएगा, फिर परिकल्पना आएगी, फिर सिद्धांत निर्माण। दोस्तों मैंने रियली सॉरी, पहले पर्यवेक्षण करना आपको, पहले सिद्धांत बना दोगे फिर तो कैसे होगा? परिकल्पना बनाओ,
फिर सिद्धांत निर्माण, फिर परिणाम निकालो, फिर उन्हें सत्यापित करो। अगला है एक तर्क दोष जिसमें किसी विरोधी की स्थिति को वास्तविक रूप से कहीं अधिक चरम या अतार्किक होने के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि वस्तुत कहे गए से अधिक न्यायोचित है, उसे क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों उससे क्या कहा जाएगा? तो उसे स्ट्रोमैन कहा जाएगा। स्ट्रोमैन क्या है? स्ट्रोमैन एक तर्क दोष है जिसमें किसी विरोधी की स्थिति को वास्तविक रूप से कहीं अधिक चरम और अतार्किक होने के रूप में व्यक्त करेंगे, स्ट्रोमैन। अगली है दोस्तों 3 क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल 6 से विभाज्य है, इसलिए 3 × 4 × 5 = 60 जो 6 से विभाज्य है। या किस प्रकार का तर्क निहित है? तो ये निगमनात्मक तर्क है, जिनको गुणा कर दिया 3 चौक 4 पंजे 20, 30 60, 60 6 से विभाज्य है, इसे कहेंगे हम निगमनात्मक तर्क। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अगला है निम्नलिखित सूची में कौन से शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोणों की श्रेणी से संबंधित हैं? दोस्तों कौन से शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित हैं? एक स्वयं है जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है, कंप्यूटर एडेड निर्देश टीचर के लिए है, मुक्स स्टूडेंट के लिए है, क्विज और बज सेशन ये भी नहीं है दोस्तों। और ए और सी सही है दोस्तों, इसके 1 और 3 सही है। तो ध्यान रखना। तो लर्नर सेंटर कौन सा है? स्वयं और मुक्स है। कंप्यूटर एडेड टीचर के लिए, क्विज ये भी टीचर के लिए है, बज सेशन टीचर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत दिया गया है दोस्तों। और ये मानते हुए कि प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान रखने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 12 लाख है और तालिका का अनुसरण करने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। तो दोस्तों हमें जो जितने भी ये प्रोग्रामिंग भाषा हैं उनका नॉलेज रखने वाले 12 लाख लोग हैं। और नीचे चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और दूसरी साइड है परसेंटेज ऑफ पीपुल हैविंग नॉलेज, यानी जिन लोगों को इनका नॉलेज है परसेंटेज का। तो दोस्तों C++ भाषा को 15% लोग जानते हैं और सी भाषा को 25%, कोबोल को 12 और फोर्ट्रान को 13, जावा को 15 और लिस्प लैंग्वेज को 10% लोग जानते हैं और पाइथन भाषा को दोस्तों 10% लोग जानते हैं। तो सी भाषा के बारे में कितने व्यक्तियों को जानकारी है? तो दोस्तों कुल लोग हैं 12 लाख और सी भाषा में कितने लोग हैं? 25% है। तो 12 लाख का 25% आप 12 लाख इंटू 25/100 करेंगे तो 3 लाख लोग जानते हैं सी भाषा के बारे में। तो करेक्ट आंसर सी होगा, बी। उसके बाद में है ये अगला हमें दिया हुआ है कि सी भाषा के बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति और जावा के बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है। तो इन दोनों में दोस्तों अनुपात बताना आपको कितना कितना अनुपात है। तो सी भाषा के बारे में 25% लोग जानकारी रखते हैं और अगली कौन सी बताई दोस्तों? इन्होंने जावा बताई है। तो जावा में 15% लोग जानकारी रखते हैं। तो 25-15 तो आप इसको 100 कर लो। 25 का 25 चौके 100, 4 से गुणा कर लो और इसका हो जाएगा 15 का 4 60। तो अनुपात होगा इनका 10:5 काटेंगे तो 5:3 आएगा। तो बी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सी जावा और कोबोल के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है। तो आपको टोटल संख्या बतानी है। सी भाषा, जावा भाषा और कोबोल भाषा। तो सी के अंदर 25% है और जावा के अंदर 15 है, 25 और 15 40 और 12% लोग हैं कोबोल भाषा को जानने वाले। तो कुल हो गए 52%। अब टोटल संख्या बतानी है आपको 12 लाख गुणा 52/100 तो कितने लोग होंगे? तो दोस्तों इसके अंदर लोग होंगे 52 के अंदर कितने होंगे? 6,24,000 लोग जानकारी रखेंगे। आप इसको सॉल्व कर लें। 52/100 इंटू
15 लाख करेंगे तो 6,24,000 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी और कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर कितना है? सी भाषा और कोबोल भाषा, एक मिनट देखते हैं। सी भाषा को जानने वाले 25% लोग हैं, और अगला पूछा हमें कोबोल जानने वाले कितने परसेंटेज लोग हैं? 12% लोग हैं। तो अंतर करो, अंतर हो रहा है इसके अंदर 13% का अंतर है। तो 12 लाख का 13% करेंगे तो 1,20,000 और 12 3 36, 1,56,000 लोग होंगे दोस्तों। 1,56,000 चौथा सही है, देख लो आप। अगला है, ये प्रोग्रामिंग भाषा एक पाइथन है, और दूसरी है LISP लिस्प लैंग्वेज है, और तीसरी लैंग्वेज जावा। इनका ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का औसत परसेंटेज कितना है? तो दोस्तों तीनों का औसत परसेंटेज निकालना है। पाइथन ये रही 10%, लिस्प 10 20 हो गया, और जावा 15, 35%। 35 में आप भाग दे लो तो 11.7 आएगा। 35 में 3 का भाग देंगे तो 11.7, दूसरा सही है। और अब दोस्तों ये हमारे सारणी वाले 500 सवाल हो गए, और 500 अपने करेक्ट किए हैं। उसके बाद अगला सवाल है, अब दोस्तों हमें उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करें और जिनकी प्रकृति स्थानीय है। दोस्तों ऐसे कौन से मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे, जिनकी जो प्रकृति है स्थानीय है? तो एक झील प्रदूषण है, उसके बाद में मृदा अपरदन है, ओजोन परत का क्षय, ये तो स्थानीय नहीं है दोस्तों, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। ओजोन परत का झील वाला है जो हमारा लोकल है, मृदा अपरदन भी लोकल है। जलवायु परिवर्तन ये इंटरनेशनल मुद्दा है दोस्तों। जल भराव ये लोकल चीज़ें होती हैं, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ये भी लोकल होता है। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर सांविधिक संस्था है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी एक गैर संवैधानिक संस्था है? एक है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। ये दोस्तों NCTE संवैधानिक है, और क्योंकि संविधान के द्वारा इसकी सॉरी संविधान नहीं कह सकते दोस्तों अपन इसको, जो एक कानून होता है उसके द्वारा स्थापना होती है कैबिनेट का। NCTE बार काउंसिल ऑफ इंडिया सांविधिक है दोस्तों, और भारतीय पुनर्वास परिषद, ये दोस्तों तीनों सांविधिक संस्थाएं हैं। और चौथी है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जो NAAC है। जो NAAC क्या करता है दोस्तों, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, उनको रैंक प्रदान करती है। तो ये एक सांविधिक संस्था नहीं है। उसके बाद हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जिसका नाम है NAAC, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAAC इज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये NAAC दोस्तों इसकी स्थापना UGC के द्वारा हुई है, टू एसेस एंड एक्रेडिट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री। वो भारत के अंदर उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, उनको रैंकिंग प्रदान करने के लिए। द NAAC वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1992, 1992 में स्थापना होती है NAAC की, एज ए रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। दोस्तों इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत होती है, विच emphasizes ऑन डिटर्मिनेशन क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। ये दोस्तों उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। NAAC इज़ नॉट ए स्टेटरी बॉडी, ये एक सामाजिक संस्था नहीं है, एज इट्स नॉट फॉर्म्ड अंडर एनी लेजिस्लेटिव एक्ट, क्योंकि दोस्तों NAAC की स्थापना
किसी सामाजिक कानून के द्वारा नहीं हुई है। और बाकी तीनों संस्थान हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसका जो सांविधिक संस्थाएं हैं, क्योंकि इसकी स्थापना हुई दोस्तों लेजिस्लेटिव एक्ट के द्वारा हुई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिन्हें कहते हैं UNFCCC के उद्देश्य को दर्शाता है। तो कौन सा है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उसको दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर रखना। तो क्या करता है, हमारे जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर रखने का काम होता है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को दर्शाता है। अगला है अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर सीमाएं निर्धारित करना, ये नहीं दर्शाता है। परिवर्तन तंत्र का स्थापित करना, ये भी नहीं है। और सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, ये भी नहीं करता। ठीक है, सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, ये भी नहीं करता है। तो पहला क्या होगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम का गठन करता है। तो कौन सा है जो गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम का गठन करता है। तो दोस्तों 1 3 4 है। तो कौन है, पहला है डी सोमेलियर, ये सही है। ओरिएंटल लैंग्वेज नहीं है, स्पा मैनेजमेंट है, और म्यूजियोलॉजी है, और कॉम्पैरेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये दोस्तों गैर पारंपरिक जो ट्रेडिशनल नहीं होते हैं उन अधिगम कार्यक्रम का गठन करता है। पहला है डी सोमेलियर, दूसरा है स्पा मैनेजमेंट, और तीसरा है म्यूजियोलॉजी। और अगला है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसका विलय करके और नाम बदल के जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय की भारत सरकार ने स्थापना करी है, किसका नाम बदल के करी है। अब दोस्तों नया मंत्रालय बना है, जो हमारे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नया मंत्रालय बनाया है। और पहले जल शक्ति मंत्री हैं हमारे जोधपुर से हैं दोस्तों, हमारे गृह जिले से हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। जल संसाधन मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, ये दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी था ही नहीं। और जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, ये भी नहीं। ये मंत्रालय दोस्तों चेंज किए हैं, जल संसाधन मंत्रालय और नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय दोस्तों इनको मिक्स करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा कायाकल्प और पेयजल स्वच्छता और जल संसाधन मंत्रालय। दोस्तों तीसरा सही है अपना। उसके बाद में ये 2019 में बना था दोस्तों, नई सरकार आई थी उसमें, इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत वॉज डिजाइंड एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णय समर्थन तंत्र है जो लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने में मदद करता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा एक निर्णय है जो समर्थन तंत्र है, जो लोगों को अपने बच्चों के भविष्य को निर्णय लेने के बारे में स्वतंत्र है। दोस्तों सारांश होता है, जो किसी का हम निष्कर्ष निकालते हैं, सारांश होता है, वो क्या होता है, समर्थन तंत्र होता है, जो कोई भी डिसीजन लेने में सहायता करता है। अब दोस्तों स्टोरेज डिवाइस दिए हुए हैं, इनको क्षमता के हिसाब से इनको बताना है किस प्रकार किसकी क्षमता होती है। निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस पर विचार करें, इन्हें स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कम क्षमता का, फिर अधिक, फिर उससे अधिक, CD रोम, DVD रोम और हार्ड डिस्क। तो दोस्तों CD रोम पहले आती थी, सबसे कम क्षमता की CD रोम है सबसे पहले। उसके बाद क्या है, DVD रोम, उसके बाद CD रोम के बाद में DVD रोम आई, और अब दोस्तों हार्ड डिस्क आने लग गई। तो
इनका एक क्रम है बी, सी और ए, CD-ROM, DVD-ROM और हार्ड डिस्क। BCA 37 में ए। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में सतत विकास कार्यवाही कार्यक्रम को अपनाया। तो दोस्तों किस संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में सतत विकास कार्यवाही कार्यक्रम को अपनाया गया। तो दोस्तों कौन से कार्यक्रम में अपनाया गया? जो सस्टेनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्टॉकहोम सम्मेलन नहीं है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जब हुआ था 1992 में हुआ था, इसके अंदर दोस्तों सतत विकास कार्यक्रम का लक्ष्य अपनाया गया। जोहान्सबर्ग नहीं है, अहमदाबाद नहीं है, तो बी सही है दोस्तों। जोहान्सबर्ग समिट कब हुआ था? 2002 में हुआ था। क्या कह रहा है? द प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अडॉप्ट इन जोहान्सबर्ग समिट 2002। इट इज़ आल्सो नो द वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द समिट नहीं दोस्तों, इसने गलत एक्सप्लेनेशन कर रहा है। जोहान्सबर्ग में नहीं है, रियो डी जेनेरियो है, क्योंकि 1992 के अंदर जो प्रतिष्ठित सम्मेलन हुआ था उसमें अपना लिया गया। एक्सप्लेनेशन गलत देखिए इसके अंदर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों कौन सा है जो ईमेल के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो ईमेल के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त नहीं है? ईमेल एक कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है। तो दोस्तों ये भी सही है, कंप्यूटर नेटवर्क पर ईमेल भेजा जाता है। उसके बाद इसका उपयोग अयाचित संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ईमेल का उपयोग होता है वो अयाचित संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। उसके बाद है ईमेल स्नेह मेल है। दोस्तों ये गलत है, स्नेल मेल नहीं है, इलेक्ट्रिक मेल है। ईमेल एड्रेस में डोमेन नेम होता है। तो दोस्तों डोमेन नेम सारे सभी चीज़ों में होता है, तो ये गलत है। ईमेल स्नेल मेल है, तीसरा सही। स्नेल मेल इज ए स्लैंग टर्म फॉर द रेगुलर पोस्टल। इसने बताया स्नेल मेल क्या होता है। स्नेल मेल इज ए स्लैंग टर्म। स्नेल मेल क्या एक स्लैंग टर्म है फॉर द रेगुलर पोस्टल सर्विस। फॉर एग्जांपल द US पोस्टल सर्विस विद द इम्प्लीकेशन दैट इज ए लॉट स्लोअर देन ईमेल। दोस्तों ईमेल से स्लोअर होता है, धीरे होता है स्नेल मेल। उसके बाद हमें दिया हुआ है ये विकल्प है दोस्तों, इस तरह विकल्प भरने हैं हमारे को। अभी बढ़ते हैं इनको। ई पहले है और विवरण है। विद्वान ई पहल क्या है? तो विद्वान दोस्तों प्रमुख वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का डेटाबेस है। तो ई विद्वान क्या है? विद्वान है प्रमुख वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का डेटाबेस है। उसके बाद डिजी लॉकर क्या है? तो दोस्तों डिजी लॉकर है हमारे दस्तावेज़ों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन करने के लिए प्लेटफॉर्म है। तो डिजी लॉकर दस्तावेज और प्रमाण पत्र, जो भी दस्तावेज हैं और जो भी प्रमाण पत्र हैं उनको जारी करने और सत्यापन करने के लिए प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर। उसके बाद है साक्षात। तो साक्षात क्या है? साक्षात अधिगम सुविधा के लिए शिक्षा पोर्टल है। साक्षात क्या है? अधिगम सुविधा के लिए शिक्षा पोर्टल है। और शोध गंगा, तो शोध गंगा दोस्तों क्या है? एक पूर्ण मूल पाठ शोध लेख है, ई बुक और पत्रिकाओं का भंडार है। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा पूर्ण मूल पाठ शोध, जो मूल पाठ शोध है, और ई बुक लेख पत्रिकाओं का भंडार है। आपको शोध गंगा से ही नाम से ही पता चल रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। और सी के अंदर दूसरा सी दोस्तों, सी के अंदर क्या है? 2 है। अधिगम सुविधा के लिए शिक्षा पोर्टल, साक्षात डिजी लॉकर दस्तावेज और प्रमाण पत्र को जारी करने और सत्यापन करने के लिए प्लेटफॉर्म है।
और विद्वान क्या है? विद्वान प्रमुख वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का डेटाबेस है। उसके बाद अगला, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जिसे न्यास या तर्कशास्त्र में उन्नत और विशिष्ट अध्ययन करने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मिथिला विश्वविद्यालय है, बिहार के अंदर है। ये मिथिला विश्वविद्यालय क्या करता था? न्याय और तर्कशास्त्र के अंदर अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। जगदला नहीं है, नादिया नहीं है, वल्लभ नहीं है, मिथिला याद रखना है न्याय और तर्कशास्त्र के लिए। ये कह रहा है मिथिला यूनिवर्सिटी मेड कॉन्सिपिशियस contribution in the realm of severe and scientific subject. It developed a famous school of Nyaya which flourished from the 12th to 15th century. ये मतलब 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच स्थापना हुई थी इसकी। अंडर द ग्रेट मास्टर्स ऑफ लॉजिक गंगेसा, वर्धमान और पक्षधारा एंड अदर्स। द स्कूल ऑफ न्यू लॉजिक नव्य was founded by गंगेसा उपाध्याय and is epoch making a work named, इसका नाम था तत्व चिंतामणि। अगला है, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए यूएनईपी ने विश्व पर्यावरण दिवस जो 2020 में हुआ था उस पर निम्न में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित किया है? इसने ध्यान केंद्रित किया है प्रकृति के लिए, समय पर ध्यान केंद्रित किया है, ऊर्जा संरक्षण पर नहीं है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नहीं है, पानी बचाने पे नहीं है, और प्रकृति के लिए समय सही है दोस्तों। जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैली है और प्रोत्साहित करने के लिए यूएनईपी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में, जो हमारा भी चल रहा है विश्व पर्यावरण 2020 में, इस पर ध्यान दिया है प्रकृति के लिए। क्योंकि दोस्तों प्रकृति में कितनी चीज़ें आ रही, कोरोना, बहुत सारी महामारी आ रही है, तो आप समझ गए होंगे क्यों लिया है। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में WORM का पूर्ण नाम क्या है? WORM का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? तो इसका है राइट वंस रीड मैनी। क्या फुल फॉर्म है? राइट वंस रीड मैनी, इसकी WORM का पूरा नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। राइट ऑन रीड मेमोरी नहीं है, राइट वंस रीड मेमोरी नहीं है, मैनी है दोस्तों, मेमोरी लिखा, राइट ऑन रैंडम मेमोरी नहीं, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ध्यान रखना। इन कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया WORM राइट वंस रीड मैनी is a data storage technology that allows information to be written to a disk a single time and prevents the drive from erasing the data। ये दोस्तों डाटा से संबंधित है, स्टोरेज है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योग की शुरुआत का आधार है? तो दोस्तों योग की शुरुआत कब हुई थी? योग की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996, गलत है दोस्तों, 1986 में हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसने गलती से 86 लिखा है, 96 लिखा है, क्योंकि 96 में कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई नहीं। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, फिर 96 में। अब दोस्तों 2020 के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो आज तक ये 3 ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें योग की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में योग पर और ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने। योगा एंड स्कूल। अगला है दोस्तों, उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग।
उच्च शिक्षा से संबंधित जो नीति आयोग है, जिसके अंदर इनकी रिपोर्ट है, 3 ईयर एक्शन एजेंडा आइटम की हमें पहचान करनी है। उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग की 3 साल की एक्शन एजेंडा आइटम की पहचान करनी है। शीर्ष कॉलेजों की स्वायत्ता दी गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियामक प्रणाली का सुधार हुआ है, ये भी सही है। और परियोजना और विद्वान विशिष्ट अनुसंधान अनुदान प्रणाली की स्थापना भी हुई है, ये भी सही है। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा से संबंधित नीति आयोग के अंदर 3 साल के एक्शन एजेंडा आइटम के अंदर शीर्ष कॉलेजों की स्वायत्ता मिली है, नियामक प्रणाली का सुधार हुआ है और परियोजना और विद्वान विशिष्ट अनुसंधान अनुदान प्रणाली की स्थापना हुई, तीनों सही है। उसके बाद अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा दिया है, गलत है। और राष्ट्रीय शोध संस्थान, ये भी गलत है। तो ABC सही है पहला। अब दोस्तों हमें पैराग्राफ पढ़ना पहले, फिर उसमें से उत्तर देने। तो दोस्तों एक बार हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व फिर भी एक साधन है जिसने लोकतंत्र की पुनः प्रस्तुति को आधुनिक, व्यावहारिक और राजनीतिक मातृभाषा में सक्षम बनाया है और परिणामी उदार लोकतंत्र प्राचीन एथेनियन लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं उत्पन्न होता है और युगों के बीच वास्तव में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जो एक वास्तविक या नामित राजनीतिक रूप में लोकतंत्र के समीप आया। और जब ये पुनः राजनीति और सिद्धांत का केंद्र हो गया तो ये प्रतिनिधित्व करने के लिए परिणित किया गया था, और ताकि हम जिसे लोकतंत्र कहते हैं वह वास्तव में एक अलग प्रकार का लोकतंत्र हो, वो प्रतिनिधि लोकतंत्र। हालांकि चुनाव और लोक सम्मत दबाव का निश्चित रूप से राजनीतिक प्रभाव होता है, लेकिन प्रतिनिधियों के कार्य लोकतांत्रिक नागरिकता को राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित करने के लिए प्राथमिक आधिकारिक तंत्र है। और हम लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधियों की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब कोई इन दिनों प्रतिनिधित्व के विचार की कल्पना करता है तो नैतिकता या अच्छाई के साथ इसका संबंध मस्तिष्क में नहीं आता है और यह एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है। और आखिरकार ये यांत्रिक विधि जिसके द्वारा एक संस्था दूसरे के लिए खड़ी होती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है, राजनीतिक रूप से लाखों नागरिकों के निर्णय को कानूनी रूप से आधिकारिक तौर पर एक अकेले व्यक्ति के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और यहाँ तक कि हजारों की भावनाओं में शामिल करने की आवश्यकता है। उसके बाद है ये दोस्तों पूरा होता हमारा पैराग्राफ। अब पहला सवाल है, यानी 46वां सवाल है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसके उत्थान को सक्षम बनाया? तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने एथेनियन लोकतंत्र, गलत है। उदार लोकतंत्र सही दोस्तों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने उदार लोकतंत्र को सक्षम बनाया है। वास्तविक लोकतंत्र ये ज़्यादा सही नहीं होगा, सैद्धांतिक लोकतंत्र गलत है, बिल्कुल उदार लोकतंत्र बनाया दोस्तों। अगला है पैराग्राफ के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि की कार्यवाही में प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों पैराग्राफ के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि की कार्रवाई में कौन प्रदर्शित होता है? राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं आएगा, लोकप्रिय दबाव नहीं है, राजनीतिक शक्ति सही दोस्तों। तो राजनीतिक प्रतिनिधि की कार्रवाई के अंदर राजनीतिक शक्ति से होगा। अगला है प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र के संबंध में लेखक की क्या धारणा है? तो दोस्तों ये प्रतिनिधित्व होता है लोकतंत्र के अंदर, इसके संबंध में लेखक की क्या धारणा है? कानून के साथ नैतिक, यह भी गलत है। सार्वभौमिक भागीदारी, यह भी गलत है। मनमाने ढंग से प्राधिकृत, यह भी है। कुछ व्यक्तियों में शक्ति का केंद्रीकरण, तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों में अब शक्ति केंद्रित हो गई है, क्योंकि जो लोग चुन के आते हैं हमेशा उन्हीं के परिवार से आते हैं और पार्टियों के लोग भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अगला है लेखक के अनुसार लोकतंत्र के विचार को किस रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों जो लोकतंत्र के विचार को है किस रूप में देखा जाएगा? तो लोकतंत्र के विचार को एक प्रतिनिधि प्रक्रिया के रूप में देखा जाएगा।
नैतिक राजनीति गलत है, प्रतिनिधित्व की अच्छाई गलत है। तो सही क्या होगा? एक प्रतिनिधि प्रक्रिया को लोकतंत्र के विचार में देखा जाता है। अब अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक मातृभाषा की विशेषता बताता है? तो कौन सा आधुनिक जो राजनीतिक मातृभाषा है उसकी विशेषता बताता है? तो जनवादी राजनीति ये गलत है, संरचना की अनुपस्थिति ये गलत है, नैतिक उपदेश ये गलत है, और जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में कह रहा हूँ। जो प्रातिनिधिकता है वो क्या करता है? आधुनिक राजनीतिक मातृभाषा की विशेषता बताता है। ये दोस्तों वर्तमान राजनीतिक विशेषता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज तक का छठा सॉलिड पेपर है ये हो गया। दोस्तों हम 4 सॉलिड पेपर और करेंगे। इस प्रकार 10 सॉलिड पेपर करेंगे हम प्रथम प्रश्न पत्र के। इससे पहले हमने 6 कर लिए हैं, 4 और करने हैं। 5 हुए थे दिसंबर 2019 में, और जून 2019 के अंदर भी 5 हुए थे। तो 10 पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि टाइम मिलेगा हमारे को तो दोस्तों हम और करेंगे, जो मॉडल पेपर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।